हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के टाइम पे देखा था कि ये किसकी तरह बिहेव करती है, एनर्जी पैकेट्स की तरह बिहेव करती हैं। ईएम रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस behave as packets of energy। एनर्जी पैकेट्स की तरह बिहेव करती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो हम देखते हैं कि वो जो एनर्जी पैकेट्स हैं वो क्या कंटेन कर रहे हैं, पार्टिकल की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। इट शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर, ये पार्टिकल नेचर ही तो शो कर रहा है, और उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। क्या बोलेंगे, फोटोन। यानी कि जो हमारी लाइट रेडिएशंस है उसके अंदर जब हम मानते हैं कि वो वेव की तरह भी काम कर रहा है और पार्टिकल की तरह भी काम कर रहा है, तो पार्टिकल को क्या बोलते हैं, हम फोटोन बोलेंगे इसके। इसमें ये हमारा क्लियर है। और एक फोटोन जो है उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। लाइट रेज है, रेडिएशन है, तो क्या होगी, उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, ठीक है, और वेवलेंथ भी होगी। द फोटोन लगेगा टाइम हैज वेवलेंथ लैम्बडा एंड फ्रीक्वेंसी म्यू। तो इसकी कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगी और फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब एनर्जी भी होगी उसकी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो भाई स्ट्राइक कर रहा है तो कोई ना कोई एनर्जी होगी, तभी तो उसके मोशन आ रहा था। लाइट एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, सीधा कर ही देते हैं हम, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन हम निकाल सकते हैं E इक्वल्स टू एच म्यू। अभी निकाला तो था पहले भी हमने, E क्या होगा, एच म्यू के इक्वल, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो एनर्जी हमारी आ गई E इक्वल्स टू एच म्यू, जहाँ पर एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और म्यू क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है। अगर हम यहाँ पर म्यू की वैल्यू पुट करें, एच म्यू क्या होता है भाई, सी बाई लैम्बडा, वेलोसिटी बाई वेवलेंथ कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है भाई, वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, उस लाइट की ही तो पार्टिकल की है, तो लाइट का पार्टिकल तो लाइट की स्पीड से ही चलेगा, इसलिए हमने सी यूज कर लिया। तो ई क्या हो गया हमारे पास, एच सी बाई लैम्बडा आ चुका है हमारे पास। नेक्स्ट हम अगर इसका मोमेंटम निकाल लेंगे, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम को डिनोट करेंगे P से, और वो क्या होता है, एनर्जी बाई स्पीड। मोमेंटम निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा भाई, एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या हमारा एनर्जी एच सी बाई लैम्बडा, और किससे डिवाइड करना, C से, C कैंसिल, तो H बाई लैम्बडा। तो ये हमारा आ गया मोमेंटम ऑफ फोटोन। ऐसा यूनिट जानते हैं आप मोमेंटम की, भाई मास क्या होता है, किलोग्राम में, ठीक है, और क्या होता है भाई, मीटर पर सेकंड। भाई हमने निकाला था मास इंटू वेलोसिटी, मास किलोग्राम में होता है और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इसकी भी तो ऐसा यूनिट ही होगी, एच बाई लैम्बडा। ये हमारा मोमेंटम ही आ रहा है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फोटोन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फोटोन्स की प्रॉपर्टीज क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो प्रॉपर्टीज देख लें हम इसकी, चलो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, पहली तो बात यही है कि क्या है, ये फोटोन जो है वेरी स्मॉल होता है साइज में, और मास नहीं होता। क्या हमें कभी महसूस हुआ है मास उसका, नहीं हुआ ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है, इट लाइट का, तो भाई लाइट की स्पीड से करेगा। भाई लाइट की स्पीड ही तो यूज़ की हमने वैसे भी, और लाइट का ही पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं तो लाइट की स्पीड से ही मूव करेगा। इट ट्रेवल्स
विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट। नंबर 2, और ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। इट ट्रेवल्स, लाइट स्ट्रेट लाइन में करती है तो ये भी इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। भाई पार्टिकल कोई भी हो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। अगर कोई भी पार्टिकल है मेरे पास, वैसे ये तो साइज बड़ा, इसको अगर ऐसे कराऊंगा तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। पार्टिकल शूट करता है, यानी कि उसका मोशन जो है एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो पार्टिकल नेचर के बिहेव पे ही कहते हैं हम, लाइट भी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये हमारा क्लियर है। और क्या बता सकते हैं हम इसके बारे में? जो हमारा फोटोन है, ठीक है, उसकी एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, ठीक है, इट्स एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, इसकी एनर्जी हो वो कंजर्व्ड रहती है, लेकिन जैसे ही ये दूसरे मीडियम में जाएगा इसकी स्पीड जरूर चेंज हो जाएगी। इट्स स्पीड चेंज व्हेन इंटर्स, ठीक है, व्हेन इंटर्स इन अनदर मीडियम। जैसे ही दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगा तो इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। ये हमने कर लिया है। यहाँ से हमने देखा जो हमारा फोटोन है क्या होता है, लाइट की स्पीड से मूव करता है और स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, उसकी स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे भी जाएगा वो चेंज हो जाएगी। मास क्या होता है, फोटोन का मास 0 होता है। मास ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन का मास 0 होता है क्योंकि हम रिलेशन भी जानते हैं। रेस्ट मास क्या हो जाएगा भाई, m, और जानते हैं भाई ये हमने पहले पढ़ा हुआ m इंटू 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर रूट, इंटू 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, ये रूट, ये रिलेशन पढ़ चुके हैं। अगर ये वेलोसिटी यानी कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी भी c ही हो जाए, इस जितनी ही हो जाए, तो क्या हो जाएगा, इधर से हमारा 1 माइनस 1 0, ठीक है, तो m के साथ कोई भी टर्म ये जो होगी हमारी 0 हो जाएगी, तो रेस्ट मास क्या आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा भाई। ये टर्म पूरी 0 आ जाएगी तो हमारा इसका जो मास है क्या आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा। जब ये हमारा लाइट की वेलोसिटी से चलेगा तो c से स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये टर्म हमारी 0 आ जाएगी, यानी कि मास ऑफ फोटोन क्या होता है हमारा 0 होता है। क्लियर है? और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। इट हैज नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या मैग्नेटिक फील्ड में रखो, इस पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट वेलोसिटी होती है। ये क्लियर है हमारा। नेक्स्ट देखेंगे हम, ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये जो हमारी वेव थ्योरी है वो फेल को क्यों हुई, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी देखेंगे, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी हमारी फेल क्यों हो गई? तो सबसे पहले तो ये कि जो लाइट की एनर्जी है वो हमारी इंटेंसिटी पे या फिर उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती है, जैसा कि हमने इस ग्राफ में भी देखा था। ठीक है, इंटेंसिटी अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट ली थी इधर हमने, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल उनके लिए क्या था, सेम रहा था ना सभी के लिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहा था, सेम रहा था। इसका मतलब जब उनकी एनर्जी, भाई ये क्या, ई वी नोट ही सेम रहा, यानी कि एनर्जी भी तो सेम रही,
इसका मतलब एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी पे। और इंटेंसिटी क्या होता है भाई, एम्पलीट्यूड के ही प्रोपोर्शनल होता है, कह सकते हैं हम, ठीक है। और यानी कि एम्पलीट्यूड स्क्वायर के कह लो, तो इंटेंसिटी हमारा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। और हम देख रहे हैं कि ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन। यानी कि वेव थ्योरी की अगर हम बात करें तो वेव थ्योरी में हमने देखा एनर्जी ऑफ लाइट इज नॉट ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेकंड हम देखेंगे, और अगर हम माने कि वेव है तो वेव में तो ऐसे वेव फ्रंट चलते हैं, यानी कि बहुत सारे फोटोन आएंगे एक साथ। और ये हमारे पास मान लीजिए मेटल का सरफेस है, तो बहुत सारे, जब एक वेव फ्रंट आएगा तो बहुत सारे फोटोन एक साथ निकलेंगे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा सरफेस इसके साथ कांटेक्ट में आया, तो बहुत सारे फोटोन निकलने चाहिए एक बार में ही। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है, ऐसे एक फोटोन जाएगा, एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक फोटोन का एक फोटो इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से जितने फोटोन मिलेंगे उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकलते रहते हैं। लेकिन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट जाना चाहिए और एक साथ बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। विद द वेव फ्रंट मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड कम आउट, विद वेव फ्रंट मैनी इलेक्ट्रॉन्स should come out, but it doesn't happens, it does not happens, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थर्ड, इसके फेल्योर के क्या रीजन है भाई, जब कोई भी फोटोन आकर गिर रहा है मेटल के सरफेस पे, तो उसके लिए हमने कहा था एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि जब वो एनर्जी पूरी हो जाएगी तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू होंगे, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जब उसको वो कंप्लीट एनर्जी मिल जाए, मिनिमम एनर्जी उसकी पूरी हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही फोटोन्स गिरते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि टाइम लैग नहीं है, साथ में ही जैसे ही वहाँ पर फोटोन्स का फॉल होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। नो टाइम लैग between emission of photons and fall of emission of photoelectrons and fall of photons। यानी कि फोटोन गिरने का और फोटोन्स निकलने का और फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने का कुछ ना कुछ टाइम होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी वो तो लिमिट क्रॉस करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, जैसे ही फोटोन गिर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो नो टाइम लैग। ये हमारे वेव थ्योरी के फेल्योर के रीजन है। उसमें हमने देखा इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही एनर्जी, और वेव फ्रंट है क्या होना चाहिए, एक साथ कांटेक्ट में आ रहा तो बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए, ऐसा भी नहीं हो रहा। और टाइम लैग होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो कि भाई एनर्जी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो कंप्लीट हो जाए तभी तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। लेकिन जैसे ही फोटोन्स गिरते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, ठीक, डे ब्रोए हाइपोथेसिस, डे ब्रोगली भी बोला जाता है इसको, डे ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या बताया गया, इसमें सिंपल वही है जैसे कि हमने देखा था, जो फोटोन्स है, ठीक है, फोटोन्स जो यानी कि जो हमारी लाइट एनर्जी थी, वो लाइट रेडिएशंस थी, वो किस किस चीज़ की तरह बिहेव करती थी, वेव की तरह भी, मैटर की तरह भी। इसी तरीके से मैटर भी बिहेव करता है वेव की तरह। भाई जब वेव मैटर की तरह बिहेव कर रही है तो मैटर वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है, यही तो है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने कहा है, सिमेट्री का नेचर दिया इसने, नेचर ऑफ सिमेट्री। क्या कहता है ये, नेचर ऑफ सिमेट्री।
नेचर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? नेचर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर वेव बिहेव करते हैं, बिहेव्स एज मैटर, तो मैटर भी वेव की तरह बिहेव करेगा। मैटर विल ऑल्सो बिहेव एज वेव, तो मैटर भी वेव की तरह बिहेव करेगा। यही है हमारा डी ब्रोई हाइपोथेसिस में यही बताया गया कि ए वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल, अगर मैं इसको ऐसे मूव कराऊंगा तो एक वेव होगी इसके आसपास, इसके चारों तरफ एक वेव होगी जो इसको गाइड करेगी और इसको सभी मैनर्स में कंट्रोल करेगी। यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, वेव कंट्रोल्स मूविंग मैटर इन ऑल एस्पेक्ट्स। अगर मैं इसको थ्रो करूंगा इस मैटर को तो क्या होगा, एक वेव गाइड करेगी इसको, इसके साथ एक वेव जा रही होगी ऐसे। भाई कोई भी मैटर है, मैंने वो फेंक दिया, ऐसे थ्रो कर दिया, ये मैटर है, तो क्या होगा, इसकी एक वेव गाइड करेगी इसको। ये चीज़ क्लियर है भाई? इस मैटर के साथ साथ क्या होगा, एक वेव। यही तो बता रहा है डे ब्रोई हाइपोथेसिस या डे ब्रोगली हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स थ्योरी ने क्या बताया है भाई? प्लैंक्स थ्योरी ने हमें बताया हुआ है कि जो एनर्जी है वो क्या होती है, एच म्यू। एनर्जी क्या होती है, एच म्यू। अभी कर चुके हम। म्यू क्या होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी जो होगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सी बाई लैम्बडा। क्लियर है ये हमारा? तो हमारा इधर से क्या हो गया, एनर्जी एच सी बाई लैम्बडा। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी, आइंस्टाइन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है इक्वल्स टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये भी एनर्जी के इक्वल है, ये भी एनर्जी के इक्वल, तो दोनों आपस में इक्वल हो गई। यानी कि हमारा एम सी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, इधर से एच सी बाई लैम्बडा। एक सी से ये सी चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा इधर से क्या हो जाएगा, एम सी इक्वल्स टू एच बाई लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू निकाल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से आप लैम्बडा की वैल्यू निकाल रहे हो, लैम्बडा क्या हो जाएगा, आप लैम्बडा इधर आ जाएगा, एच बाई एम सी। लैम्बडा क्या हो जाएगा, एच बाई एम सी, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ दैट पार्टिकल एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अगर दूसरा पार्टिकल है तो आप ये भी कह सकते हो, अगर वो लाइट की स्पीड से नहीं चला तो एच बाई एम वी, उसकी ओनली आपको स्पीड बतानी है, एच बाई एम वी भी। और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है भाई, मोमेंटम। ये क्लियर है हमारा? इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। डे ब्रोई ने क्या बताया था कि नेचर है वो सिमेट्री रखता है। अगर हमारा वेव मैटर की तरह बिहेव करता है तो मैटर भी वेव की तरह बिहेव करेगा। अगर कोई मैटर मूव कर रहा है तो एक वेव उसको गाइड करेगी, सभी रिस्पेक्ट्स में उसको कंट्रोल करेगी। और प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं एनर्जी क्या होती है, एच सी बाई लैम्बडा। आइंस्टाइन थ्योरी में E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारा लैम्बडा आ जाएगा एच बाई एम, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज द मास एंड सी इज द स्पीड। अगर वो पार्टिकल लाइट की स्पीड से नहीं चल रहा है तो हम कोई भी वेलोसिटी ले सकते हैं। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, मोमेंटम। इसकी वेरिफिकेशन करते हैं हम कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें इसको अलग से शो कर रही है। देखिए जो हमारा लैम्बडा है, यानी कि उसकी जो वेवलेंथ है, यहाँ से हम जो लैम्बडा देखें तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमारे जो पॉइंट्स निकलेंगे वो यही हैं, अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, बहुत कम होगी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी।
ये चीज़ क्लियर है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये चीज़ क्लियर है। यानी कि पार्टिकल फास्टर मूव करेगा तो वेवलेंथ उसकी कम हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। फास्टर मूव करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, कह सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, अगर ये वेलोसिटी जीरो हो जाए, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए, ये वेलोसिटी जीरो हो जाए तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। वेवलेंथ इन्फिनिटी बिल्कुल ही एक स्मॉल लाइन की तरह आएगा, ठीक है। जब वही वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाएगी, तो वेवलेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी इसमें रखेंगे तो, और क्या होगा, वेव की तरह काम नहीं कर रही है इधर कुछ। ऐसा कब होता है, स्ट्रेट लाइन में कब चलता है, ऐसा हमें मालूम होता है जब लाइट की स्पीड से चल रहा है ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, ऐसा ही तो होता है। वहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वेव बहुत कम ही बनेगी, यानी कि बिल्कुल ऐसे ऐसे जाएगी। ये चीज़ क्लियर है। वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो यानी कि जो हमारे वो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो वेवलेंथ इन्फिनिटी और वेव नहीं बनेगी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हम कह सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये इनका जो मोशन है ये चार्ज पार्टिकल से होता है। द डे ब्रोगली वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती हैं डे ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। डे ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि इसकी जो वेव्स होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती हैं, क्योंकि ये क्या होती है, चार्ज पार्टिकल के मोशन से होती है। डे ब्रोगली वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज दे आर ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के मोशन से हुए हैं इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। नेक्स्ट हम कहेंगे जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये पार्टिकल है और किसी भी टाइम में हमें इसका डिस्प्लेसमेंट बताना हो और मोमेंटम बताना हो, तो वेव से हम इजीली इस पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ अनसर्टेनिटी होगी। उस अनसर्टेनिटी को ही बोलते हैं हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हिजनबर्ग ने ये पता लगाया कि वेव की हेल्प से हम एक साथ पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते। उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ हमें डिफरेंस मिलेगा, यानी कि सर्टेन वैल्यू नहीं मिलेगी उसकी पोजीशन की और मोमेंटम की, वहाँ पर कुछ क्या होंगी, अनसर्टेन वैल्यूज मिलेंगी। डेल एक्स डेल पी से हम उसको शो कर सकते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर कहें तो डेल एक्स इंटू डेल पी हमारा क्या होगा, एच कट के नियर अबाउट इक्वल होगा, जो कि क्या होगा, एच बाई 2 पाई के इक्वल होता है हमारा, किसके होगा, एच बाई 2 पाई। ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम वेव की हेल्प से एक साथ बताना अनसर्टेन ही होगा, यानी कि एक साथ नहीं बताया जा सकता। तो क्या होगा, उसकी पोजीशन में और उसके मोमेंटम में कुछ चेंज, यानी कि सेम हम नहीं बता सकते, तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी आएंगी, डेल एक्स और डेल पी, जो कि क्या होंगी, एच बाई 2 पाई के इक्वल होंगी, हम यहाँ पर इजीली कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन डे ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, या फिर काइनेटिक एनर्जी के साथ भी दे सकते हो, टेम्परेचर के साथ भी दे सकते हो, क्योंकि आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में का टेम्परेचर के साथ रिलेशन पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। तो हमने देखा था भाई रिलेशन बिटवीन, अभी हम करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डे ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, डे ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, तो ये करने वाले हैं अभी हम। तो इसमें क्या देखना है, हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी, गैसेज में देखा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2 की बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये किया था हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में +1 में, जो कि हम सीख चुके हैं। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें तो क्या होता है, ½ mv² होता है,
ये भी काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी, दोनों को इक्वल पुट कर दो, यानी कि इधर से हमारा क्या हो जाएगा, हाफ mv² इक्वल्स टू 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 2 से 2 चला जाएगा इधर, इधर क्या बच गया हमारे पास, mv² इक्वल्स टू 3 kT। इसको अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दे, मास से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया, मास से डिवाइड कर दिया। अब देखो m² v² क्या हो जाएगा, मोमेंटम का स्क्वायर बाई p इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3m kT, ये हो जाएगा हमारा मोमेंटम आ जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हमारा मोमेंटम हो गया। और लैम्डा क्या होता है, हमने वेवलेंथ निकाला हुआ है, वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा क्या होता है h/p। h हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है और p की वैल्यू है 3m kT रूट। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं वेवलेंथ और टेम्परेचर में रिलेशन, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है डे ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे, डे ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। डे ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो जैसा कि हम जानते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², ये हम अभी निकाल चुके हैं। और वर्क डन क्या होता है हमारा, जब हमने देखा था इधर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज और जितना पोटेंशियल किया है यही तो होगा EV। तो वर्क डन क्या होगा, पहले भी कर चुके हैं, EV। और वर्क क्या होता है, एनर्जी के इक्वल ही होता है, यानी कि ये भी एनर्जी दोनों इक्वल पुट कर सकते हैं हम। हाफ mv² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, EV। यहाँ से आप वेलोसिटी की वैल्यूज निकाल सकते हो, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा, इधर से 2 इधर आ जाएगा, 2EV और वेलोसिटी का स्क्वायर है भाई m हो गया भाई 2EV/m, ठीक। और इसको अगर हम करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट आ जाएगा, 2EV² EV/m का स्क्वायर रूट हमारे पास वेलोसिटी आ गया। फिर हमें पता मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, 2EV/m। m क्या है, रूट m इंटू m, यानी कि एक m कट जाएगा, कह सकते हैं 2MEV रूट, ये हो जाएगा भाई हमारा। भाई m क्या होता है, रूट m इंटू रूट m, तो एक रूट m से रूट m का, तो रूट m बचेगा 2MEV। ये हमारा क्लियर है, मोमेंटम आ गया। अब हम अगर वेवलेंथ निकाल लें तो लैम्डा क्या होता है, h/p। लैम्डा क्या होता है, h/p। h/p की वैल्यू क्या है, रूट 2MEV, where m is the mass of electron and E is the charge of electron and V is the potential applied। ठीक है, अगर हम इन सभी चीज़ों की वैल्यूज पुट करेंगे, अगर इन सभी चीज़ों की वैल्यूज पुट करें, हम करेंगे भाई, ठीक है। तो आज की वैल्यू क्या होती है हमारी, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, और इंटू V और सभी का रूट, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 12.27 बाई रूट V और इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10
मीटर। 10 की -10 क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। तो हम कह सकते हैं 12.27 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम। इसको क्या कह सकते हो? 1.227 बाई रूट वी नैनोमीटर। ठीक है, क्लियर है। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल्स।